गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक द्विध्रुव ले लेते हैं। ए बी, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू आवेश है। इस द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 12 होती है। अब मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु कितना है? O है। तब OA बराबर क्या होगा? L, और OB बराबर क्या होगा? L होगा। तो पहले हम लोग अक्षीय स्थिति के कारण देखें तो अक्षीय स्थिति ये होता है और निरक्षीय स्थिति ये वाला होता है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु यहाँ पर बिंदु P है जो इस मूल बिंदु या मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ठीक है। अब हम लोग को इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग A पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और बिंदु B पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये वाली दूरी चाहिए, है ना, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये दूरी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि PA और PB क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है? इक्वल होगी। ठीक है। अब ये वाला दूरी को हम लोग निकालेंगे। तो इस दूरी को कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं हम लोग कि क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है यहाँ पर? R। तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर L, तो L का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब ये वाली दूरी हम लोग को क्या मिल गई? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तब ये वाली भी दूरी हम लोग का क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? बराबर है। अब हम लोग बिंदु A के कारण बिंदु B के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी, है ना, क्योंकि विद्युत रेखाओं के नियम से हम लोग जानते हैं कि रेखाएं क्या होती हैं? प्लस आवेश से निकलती हैं, ठीक है, और माइनस आवेश पर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर प्लस आवेश से निकलेंगी या दूर हटेंगी। ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन अगर हम लोग लें तीव्रता बिंदु A के कारण, तो ये क्या हो जाएगा? E1। इसी प्रकार बिंदु A पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं बल रेखाओं से कि रेखाएं क्या होती हैं? माइनस क्यू की तरफ होती हैं या माइनस क्यू पर प्रवेश करती हैं। तो इसकी तीव्रता क्या होगी? E2 इसी के तरफ अंदर की ओर होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो तीव्रता है ना, तो ये न तो ऊर्ध्वाधर में है और न ही क्षैतिज में है। तब हम लोग इसका ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक निकालेंगे। तो बिंदु B पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो ऊर्ध्वाधर घटक का तीव्रता क्या होगा? देखो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण तो बाहर की ओर होगा, है ना। और ऊर्ध्वाधर घटक को साइन से लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। और अच्छा साइन थीटा है
तो इसको हम लोग मान लो थीटा ले लेते हैं, ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब माइनस की वास कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अंदर की ओर है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो ये कितना होगा, E2 साइन थीटा, है ना। अब इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, प्लस की आवेश कारण तीव्रता का बिंदु P पर क्षैतिज घटक, हम लोग का क्षैतिज घटक ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज होता है, पता है। ठीक है, तो इसका क्षैतिज घटक हम लोग इधर की ओर ले लेते हैं, है ना। और इस क्षैतिज घटक को इसके कारण E1 कॉस थीटा से डिनोट करते हैं क्षैतिज घटक को, और इसका भी क्षैतिज घटक क्या होगा, इसी ओर होगा, है ना। माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता भी क्या होगा, इधर की ओर होगा, और इसका क्षैतिज घटक होगा E2 कॉस थीटा। तो इन दोनों का जो क्षैतिज घटक है एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो भी बराबर होगी। और यहाँ पर क्या होता है कि E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक और E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, ये नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, एक दूसरे को वो निरस्त कर देंगे। मतलब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग का क्या मिलेगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, इतना तक समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग बिंदु B और A पर उपस्थित प्लस आवेश और माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डिस्टेंस बराबर है ना, तो तीव्रता भी बराबर होगी, मतलब E1 बराबर E2, है ना। क्या होगा, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दूरी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया E1 और E2 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब माइनस क्यू आवेश कारण और प्लस क्यू आवेश कारण। अब हम लोग को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो गया था, है ना। तो यहाँ अब वैल्यू पुट कर देंगे इससे, यहाँ चाहो तो समीकरण 1 दे दो, तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू भी यही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस E2 का वैल्यू भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कॉमन निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा, और यहाँ पर भी क्या बचा, कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 और r² प्लस l² का होल स्क्वायर है, तो ये रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा q/r² प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, है ना। अब cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग 10वीं में पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर आधार क्या है l और कर्ण क्या है रूट r² प्लस l² है। अब इसको हम लोग cos थीटा के यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/r² प्लस l² 2 इंटू l/√r² प्लस l², है ना। तो यहाँ पर 1/4πε0 q इंटू 2l क्या होता है p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो r² प्लस l², यहाँ पर घात कितना है मान लो 1 है, और यहाँ पर r² प्लस l² का रूट है, तो रूट का घात में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो जब आधार समान होता है तो घातांक क्या होता है जुड़ता है, तो 1 धन 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को r² धन l² की घात 3/2। ये बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी निरक्षीय स्थिति के लिए। अब हम लोग छोटे द्विध्रुव के लिए लेते हैं, छोटे द्विध्रुव के लिए। तो जब द्विध्रुव छोटा हो मतलब इस AB की लंबाई क्या होगी बहुत छोटी होगी, मतलब L की लंबाई बहुत कम होगी, तब क्या होगा इसके सापेक्ष R की जो लंबाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। मतलब चूँकि R बहुत बड़ा है L से, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r² प्लस l² ये किसके समान होगा। L को अगर हम लोग नगण्य मान लें, मतलब इस लंबाई को अगर एकदम नगण्य मान लें तो यहाँ पर क्या बचेगा बस R बचेगा। तो अगर l² को नगण्य मान लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा r² बचेगा, है ना। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 1/4πε0 p, r² प्लस l² की जगह में क्या रखेंगे r², तो यहाँ हो जाएगा r², और घात में कितना है 3/2, है ना। अब इसको हल करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 p, r की घात ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3। तो ये हम लोग का छोटे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल एजुकेशन पावर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।